नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि असम राइफल्स का अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बताया था कि असम राइफल्स को भी आर्मी के जैसा पे और पेंशन मिलेगा। यह न्यूज़ काफ़ी न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में काफ़ी छाया हुआ था, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि ये न्यूज़ फेक है। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? आइए हम जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये न्यूज़ फेक है तो जो इस केस को स्टडीज कर रहे हैं, जिनका नाम है रिटायर्ड सूबेदार तुलसी नायर साहब ने, तो मैं इन्हीं के जुबानी आज मैं सुनने वाला हूँ कि क्या यह केस सच्चाई है और क्या झूठ है। तो आइए चलते हैं तुलसी नायर साहब के पास। ओके, सबसे पहले धन्यवाद। तो इससे पहले कि मैं अपने केस का जो फैसला जो 1 दिसंबर में हुआ था उसके बारे में कुछ प्रकाश डालूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे एसोसिएशन कब खड़ा हुआ, मैं कब आसाम राइफल से मेरा जो है जुड़ा हुआ, कब मैं रिटायर हुआ। संक्षिप्त में जैसे मैं देखिए सूबेदार एज ए सूबेदार फार्मासिस्ट भी तुलसी नायर, मैं 2002 को रिटायर हुआ था। इससे पहले देखिए मेरा जब 3 साल का उम्र था, मैं 1956 का हूँ। 1959 में मेरे पिताजी केरल से जाके 16 असम राइफल में फतेहगढ़ जो यूपी में है वहां पे जो आर्मी के वहां ट्रेनिंग करके नागालैंड पहुंचे, और मैं वहां से 13 साल की उम्र में 1969 में असम राइफल बॉयज विंग जो उस वक्त हुआ करता था, जो बाद में जाके इसको निकाल दिया गया, वहां पे भर्ती हुआ था। यानी कि 1969 से असम राइफल्स की जो यात्रा है मैंने शुरू की थी। देखिए उसके बाद सर्विस में ही मैंने जो भी एजुकेशन किया, एलएलबी वगैरह किया हमने वहां से नॉर्थ ईस्ट से ही, और 2002 में मैं रिटायर होता हूँ केरल में। जैसे आप पता है मैं नायर हूँ, केरल का रहने वाला हूँ। जब केरल में मैं आया तो 2009 में मेरे कुछ दोस्त मेरे पास आए। त्रिशूर में मैं रहता था क्योंकि मेरे मिसेस वहां पे सर्विस में था। लोगों ने मुझे कहा, सर आप देखिए आप लॉ भी कर रखा है और हमारे आसाम राइफल को तो कुछ मिलता नहीं है, ना ही कहीं कोई रिजर्वेशन है, ना ही कोई हमको एक्सर्विशन बेनिफिट है, जैसे कैंटीन फैसिलिटी, हेल्थ का फैसिलिटी में काफी तकलीफ है। तो मैंने 2009 से देखे, यानी कि 17 साल हो चुके हैं, लगभग 17 साल से जो है मैं ये कार्य कर रहा हूँ। शुरू में मैं जो भी है करस्पॉन्डेंस करके सरकार से सीएसडी का जो बेनिफिट है उसके लिए मैंने करस्पॉन्डेंस वगैरह किया, क्योंकि उस वक्त जो है पुलिस का कैंटीन आ गया था एमएचए में, जो सीएपीएफ की जो कैंटीन है। मैंने कहा नहीं हमको कैंटीन चाहिए। फिर फाइनली जब लेट हो रहा था केरला हाईकोर्ट में मैं एक पिटीशन दर्ज किया। उसका नोटिस जाने पर जो है अप्रैल 2011 से हमें सीएसडी का बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। उसके बाद ईसीएचएस एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए मेरे 6 साल देखे इसी के पीछे लगा, करस्पॉन्डेंस करके मैं केरला हाईकोर्ट से मुझे मिला था जजमेंट हमारे फेवर में 15 में। फिर सरकार जो है उसी केरला हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील लेकर के, वहां भी मैंने खुद जाके जो है, क्योंकि मैं भी एक वकील ही हूँ, मैं जाकर खुद आर्ग्यूमेंट करके वहां से भी हमने मतलब सफलता हासिल की। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए एसएलपी लेके सरकार, तो एसएलपी से जो है 2018 अगस्त में एसएलपी को डिसमिस कर दिया गया, और उसके बाद 1 साल लग गया। देखिए 1 साल के बाद जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने हमको 5 फरवरी 2019 से ईसीएचएस सैंक्शन हुआ है, जो रिटायरी से हम लोग असम राइफल 2 ऑलरेडी बेनिफिट आर्मी का ले रहे हैं, सीएसडी और ईसीएचएस। फिर आता है देखिए ड्यूल कमांड, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि असम राइफल इज द ओल्डेस्ट पारामिलिट्री फोर्स ऑफ आवर कंट्री। 1835 में कचार लेवी के रूप में हम लोग हमें जो है उस वक्त के जो ब्रिटिश सरकार थे नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली जो टी गार्डन की रक्षा करने के लिए बनाया था, जो बाद में कई नाम चेंज होने के बाद पहला विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक लड़ा गया, उस वक्त हमारे 4 बटालियन हुआ करते थे। आर्मी के साथ हमने यूरोपियन सेक्टर में उस वक्त ब्रिटिश आर्मी के साथ जाकर वहां भी बहादुरी से लड़ाई किया, कईयों की मृत्यु हुई, और इसी के रिकॉग्निशन इस लड़ाई के कारण ही 1917 में हमारा नाम पड़ा आसाम राइफल्स।
ये 2025 चल रहा है देखिए। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारत आजाद होता है। आजादी के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास था और ऑपरेशनल कंट्रोल था इंडियन आर्मी के पास। फिर 1965 आया, जबकि जो नेफा जो हम कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उसको जो है एमएचए के तहत आने पर हमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर पड़ा। एओबी जो रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल अमेंड करके हमें असम राइफल को एमएचए के तहत लाया गया। और फिर क्या होता है देखिए, दो थर्ड सेंट्रल पे कमीशन तक, जो कि 1 जनवरी 1973 से लेकर 31 दिसंबर 1985 तक हम आर्मी के कंप्लीट बेनिफिट हमको मिलता था। इवन जो ऑनररी रैंक जो कह रहे हैं वो भी मिलता था। इवन जब हम नेपाल गए थे अभी हाल ही में, क्योंकि हमने वहां पे आरेवा नेपाल भी खोल रखा है, उनका पहला एजीएम में मैं गया था। वहां पे मुझे एक बहुत ही पुराने सुबेदार मेजर से मुलाकात हुई। वो जो है 1953 का है देखिए, बॉयज में भर्ती हुआ था। वो कह रहे थे कि उस वक्त भी ऑनररी कैप्टन हुआ करता था, यानी कमीशन तक पूरा जो है हमें बेनिफिट मिलता था इंडियन आर्मी का। लेकिन फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन आने के बाद जो 1 जनवरी 1986 बिना ऑपरेशनल कंट्रोल चेंज किए हमें जो है इन्होंने पुलिस के हेड में लेकर चले गया। 1985 में एओबी रूल अमेंड होता है 25 सितंबर 1985 में, और उसी साल में बनता है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एमएचए में। तो असम राइफल को वहां पर ले गया इन्होंने, पुलिस के हेड में रखा गया। तब से अब तक जो है कानूनी तौर पे हमको पुलिस कहते हैं लोग, लेकिन काम आज तक हम ऑपरेशनल कंट्रोल आर्मी के कर रहे हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर और नीचे तक कैप्टन तक 80% जो ऑफिसर है हमारे, वो इंडियन आर्मी से आते हैं। हमारा ट्रेनिंग इंडियन आर्मी का है, हर चीज इंडियन आर्मी का है। तब से शुरू होता है डिस्क्रिमिनेशन का जो लंबा दौर, जो आज है 2025 है देखिए। तो फिर क्या होता है देखिए, मैंने ईसीएचएस भी सैंक्शन हो गया, तो आता है ड्यूअल कंट्रोल। ये किस लिए हो रहा है? बिकॉज ऑफ ड्यूअल कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन है मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर, यानी कि 2 मास्टर हमें कंट्रोल करता है। पे मास्टर है एमएचए, वर्क मास्टर है एमओडी। तो ये तो कभी हुआ नहीं देखे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमको चाहिए। तो हमने एसोसिएशन बनाया देखे 2014 में, 11 साल हो चुका है। ये जो है इस साल हमारा वर्चुअल मीटिंग था 11वां। तो आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर, जो हमारे यहाँ पहला डीजीआर था जनरल सुशील कुमार सर, लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी देहांत हो चुका है पिछले साल। वो हमारे मेंटर थे। और पैटर्न इन चीफ जो है, जो 11 असम राइफल में सीओ बनकर काम करता था, मेजर जनरल बीएस कार्निक, जो इंदौर के रहने वाले, वो आज भी हमारे पैटर्न इन चीफ है। उनको लेके हमने एक एसोसिएशन तैयार किया जो आरेवा ऑल इंडिया, यानी कि असम राइफल एक्सर्विशन वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया के नाम से जानता है, और मैंने ही उसको फाउंड किया था। फाउंडर जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ। तो इसके बाद हमने स्टेक होल्डर से बातचीत किया, देखिए डीजीआर से हमने स्टार्ट किया। लगभग 35 मीटिंग हमने किए कंप्लीट। जो पुराने जो डिफेंस मिनिस्टर थे पारिकर साहब, उसके बाद ये जो सीतारमन जी थे कुछ दिन के लिए, उनसे भी हम मिले। होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी के टोटल हमने 2017 तक उस वक्त लगभग 29 मीटिंग कर चुका था। और मैंने अल्टीमेटम दिया अपना होम सेक्रेटरी को, जो हमने पीएम प्राइम मिनिस्टर को एक लंबा खत दिया था जब ये मोदी जी पहली बार जो है भारत के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। मैंने एक विस्तार से एक लेटर लिखा, क्या प्रॉब्लम है असम राइफल का, इसका जो है ड्यूअल कंट्रोल को समाप्त करके इसको एक मिनिस्ट्री के अंदर ले जाइए, ताकि हमें वो सब बेनिफिट मिले जो इंडियन आर्मी को मिलता है। लेकिन उन्होंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। तो 27 फरवरी 2017 को मैंने ही दिल्ली हाईकोर्ट डिवीजन बेंच में इस मुद्दे को लेके केस फाइल किया था, और 8 साल तक चलता रहा। बीच में कोविड आ गया, काफी परेशान हुआ, फिर पार्टनर हो जाता है, फिर हमारा जो है कोई फर्दर हियरिंग होता नहीं है। तो इसका जो फाइनल जो हियरिंग 12 नवंबर 2025 को हुआ था, और काफी खुशी की बात है 18 दिन बाद उस वक्त जो है रिजर्व कर दिया गया था, और ये 1 दिसंबर 2025 को इसका रिजल्ट आ गया। 11 पेज का एक जजमेंट आया है, और उस जजमेंट में जो है आखिरी जो
पैराग्राफ है 28 एंड 29, क्योंकि मुझे भी आर्ग्यूमेंट करने का मौका मिला था। मैंने जज साहब का ध्यान दिलाया थर्ड सेंट्रल पे कमीशन, जब हमारा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होता था। उसके बाद जो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन से। तो जज साहब ने जो है काफी अच्छा इसको लास्ट में जो दिया, जो आप लोग समाचार पत्रों में जो देख रहे हैं कि सरकार को जो है 3 महीने का समय दिया है, जो पे पैरिटी असम राइफल का जो है, क्योंकि उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो थर्ड पे कमीशन से जो फोर्थ पे कमीशन पे जो असम राइफल को जो डिनाई किया गया, तो उसका कोई कारण नहीं है, कोई भी वजह दिखाई नहीं है। इसीलिए जो एसोसिएशन है पेटिशनर को जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सरकार को देंगे, और सरकार को जो है 3 महीने का भीतर उसका एक रेजोल्यूशन जो भी है उसके बारे में विचार विमर्श करना है। तब हम अभी शुरू नहीं किया मैंने, इसका सर्टिफाइड कॉपी मिलना है, तो हम लिख के सरकार को देंगे और सरकार से जो हम 3 महीना इंतजार करेंगे। तो 3 महीने के अंदर कुछ होता नहीं तो फिर हमें जो है एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यही है एक छोटा सा जो एसोसिएशन के बारे में जो आपको बताना है। और पूछिए। मुझे यही कहना है, देखिए, क्योंकि असम राइफल का आर्मी के साथ ये है पारा मिलिट्री फोर्स है। पारा मिलिट्री फोर्स का डेफिनेशन इंडियन आर्मी के जो लेटर है 11 जनवरी 1985 में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आसाम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ही पारा मिलिट्री है, क्योंकि उसमें मिलिट्री का पार्टिसिपेशन होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग है। जैसे असम राइफल में देखिए इंडियन आर्मी के ऑफिसर 80% से ज्यादा, यहाँ पे मैं भी जो है फार्मासिस्ट क्लास 1 किया था सदर्न कमांड हॉस्पिटल में, और जितने भी असम राइफल के जो जवान है, चाहे वो जीडी के पीटी ट्रेनिंग हो, ड्रिल ट्रेनिंग हो, ऑपरेटर हो, सब जाके जो है इंडियन आर्मी के इंस्टीट्यूशन में करते हैं। इवन ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग भी कई सारे लोग जो है आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर में किया हुआ है। तो हम में और सीएपीएफ में अंतर है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पे कमीशन ने, 5th सेंट्रल पे कमीशन ने तो यहां तक कर दिया, जैसे दिल्ली पुलिस, क्योंकि पे कमीशन के रिटायर्ड जज वगैरह दिल्ली में बैठ के जो है जो भी अपना ऑफिस में काम करते हैं, तो दिल्ली पुलिस के जो हेड कांस्टेबल है, देखिए हेड कांस्टेबल का रैंक सभी सीएपीएफ और असम राइफल में लागू कर दिया। जबकि असम राइफल का जो ऑपरेशन है वो कंपनी बेस्ड ऑपरेशन होता है। जूनियर लीडरशिप में लैंस नायक और नायक का बहुत महत्व होता है। तो ये 5th पे कमीशन के बाद हमारे जो है लैंस नायक नायक भी निकाल दिए, और जो सीएपीएफ है उसमें भी शायद रहते होंगे, वो दिल्ली पुलिस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ड्यूटी अलग है, आसाम राइफल और सीएपीएफ का ड्यूटी अलग है। देखिए, तो मैं यही सजेशन देना चाहता हूं, जैसे पेंशन को ही ले लीजिए, अभी जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम वगैरह ला रखा है। ये एक्चुअली जो है सिविल एम्प्लॉयज के लिए है, जो 60 साल तक नौकरी करते हैं आराम से, उसके बाद पेंशन उनको मिल जाता है। जहां तक असम राइफल्स और सीएपीएफ का संबंध है, सीएपीएफ भी बॉर्डर में एम्प्लॉयड है, जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है। सीआरपीएफ भी राउंड द क्लॉक इंटरनल सिक्योरिटी में एंगेज है, और आपके सीआईएसएफ तो जो भी गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन है इंक्लूडिंग एयरपोर्ट वगैरह में 24 घंटा ड्यूटी पर है। एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर में है। देखिए, तो इनको अगर ये जो पेंशन जो बता रखे हैं लोग, न्यू पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो 20 साल के बाद असम राइफल को ले लीजिए, 60 साल तक तो कर सकते हैं, लेकिन 70 से 80% जो असम राइफल के जो जवान है, मैं असम राइफल के बारे में जानता हूं, वह जो है 20 साल सर्विस करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके जाते हैं। देखिए, और ये जो नया जो पेंशन स्कीम इन्होंने बनाया है वो 60 साल में शुरू होता है। अगर एक 15 या 20 साल के बाद 40 साल की उम्र में जब पेंशन जाता है, उसको 20 साल इंतजार करना पड़ेगा पेंशन लेने के लिए। तो कहां तक ये संबंध है? देखिए, तो ये गलत बात है। तो इसलिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो सीएपीएफ गए थे कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा था कि इनको देना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है अटका हुआ है। ये डिजर्व करता है ओल्ड पेंशन स्कीम एटलीस्ट इनको मिले, जबकि हम तो बोल रहे हैं कि हमें तो आर्मी के जो 1 रैंक 1 पेंशन जो भी वो मिलना चाहिए, क्योंकि हम आर्मी के साथ काम करते हैं। अभी क्या है, मैंने देखा इनका कोई एसोसिएशन यूनिफाइड नहीं है, जो इतने सारे सदस्य हैं इनके, तो इनका यूज करना चाहिए, और इनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना इनका हक है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं।
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।